नमस्कार दोस्तों, एटीएम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं रविशंकर कुमार। आज पुनः आपके सामने नेक्स्ट वीडियो BHU B.Ed प्रीवियस पेपर 2019 का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपके सामने अगला प्रश्न जो है वो है, सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग थोड़ा सा सल्तनत काल के कर व्यवस्था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा कर व्यवस्था में जो बदलाव किए गए थे उसके बारे में जो तथ्य हैं उसको जुटा लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने यह सिंचाई कर लगाया था और ये उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जान लें, ये तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कर व्यवस्था में 24 कष्टदायक कर जो पहले से थे, इन 24 करों को उन्होंने समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर उन्होंने 4 जो शरीयत के हिसाब से जो 4 कर थे, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से, वो उन्होंने लगाने का काम किया। वो 4 कर जो हैं, खराज, खुम्स, जकात और जजिया, ये चारों कर जो मुस्लिम कानून के आधार पर थे उसको उन्होंने लगाने का काम किया। अब यहां पे देखिए, खराज जो था ये भूमि कर था, ये जनता से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उपज का 1/2 या 1/3 लिया जाता था। अलग अलग शासकों के द्वारा कभी कभी चेंज किया गया, तो 1/3 या 1/2 लिया जाता था। खुम्स जो था वो युद्ध में जब कोई दूसरे स्थान पर जब सल्तनतकालीन सेना जाती थी और युद्ध में जब पराजित करके वहां से धन प्राप्त करती थी, तो जो लूट का माल होता था उसके बाद उसका बंटवारा होता था। ये खुम्स वास्तव में युद्ध में प्राप्त किया गया लूट का माल था। और ये क्या, इसका बंटवारा क्या होता था, 1/4 भाग जो है वो मिल जाता था सैनिकों को और इस 4/5 भाग जो है वो राजकोष में डाला जाता था। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ये परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये याद रखेंगे आपको। आमतौर पर जो सिस्टम था वो उल्टा था। यहां होता क्या था, 4/5 सैनिकों को मिलता था और 1/5 यहां कर लेंगे और यहां पर 1/5 जो है राजकोष में डाला जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब शासन आता है तो उन्होंने क्या किया, इन सभी व्यवस्था को केंद्रीकृत किया और राजकोष को अधिक फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने 4/5 हिस्सा राजकोष में डालना शुरू किया था। वैसे फिरोज शाह तुगलक के काल में क्या था, 4/5 सैनिकों को दिया जाता था और 1/5 राजकोष को। ये लूट का माल था खुम्स। उसके बाद देखिए जकात। जकात जो है ये मुस्लिम से, जो संपन्न मुस्लिम परिवार थे उनसे लिया जाने वाला ये धार्मिक कर था। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये उनके आय का 2.5% लिया जाता था। उसी प्रकार जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ये भी आप जान लें कि ये भी एक धार्मिक कर ही था क्योंकि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये सभी कर महत्वपूर्ण है जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां पर एक फैक्ट और जो है वो फिरोज शाह तुगलक से आप जोड़ लीजिए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सल्तनत काल का वह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे। ऑप्शन है कलहन, बिलहन, अश्वघोष, चंदबरदाई। सबसे पहले बिना किसी कंफ्यूजन के हम लोग आंसर पर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बिलहन। तो बिलहन जो थे वो एक कश्मीरी कवि थे और इन्होंने चालुक्य वंश के एक शासक हैं विक्रमादित्य षष्ठ, इनके ऊपर फोकस करके ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित।
अब यहाँ पर मैं एक बात और फोकस करना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 2019 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस सॉल्यूशन के साथ साथ लगातार मैं जो एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स डाल रहा हूँ वो एकदम टू द पॉइंट तैयारी की ओर आपको ले जा रहा है। क्योंकि ये जो प्रोसेस मेरा है, मैं इसमें ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये एक पैटर्न बतला रहा है कि आखिर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न को आप लीजिए, यहाँ पर एक पुस्तक पूछा जा रहा है जो प्राचीन भारत से संबंधित है और उस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, और ये बार बार बीएचयू की आप एंट्रेंस के क्वेश्चन को उल्टा कर देख लीजिए, अलग अलग वर्षों को उल्टा कर देख लीजिए, बार बार जो है प्राचीन भारत की पुस्तकों और उसके लेखक और वो किस शासक से संबंधित थे, किस भाषा में लिखा गया था, ये पूछा जाता है। तो इसको आप देखने के बाद ये निश्चित रूप से अपने माइंड में ये तय कर लीजिए, ये टू द पॉइंट तैयारी है। और हो सकता है कि ये जो मैं फैक्ट जोड़ रहा हूं और जोड़ूंगा उससे प्रश्न अगले परीक्षा में निश्चित तौर पर आ जाए। तो ठीक है, आगे हम और भी फैक्ट इससे लेते हैं। अब देखिए यहां पर इसका आंसर तो बिल्हन हो गया। अब यहां पर आपके सामने और भी लेखकों के नाम ऑप्शंस में है, जैसे कल्हन। ये कल्हन जो थे, इन्होंने लिखा था एक पुस्तक जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा था इन्होंने, और यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। यह कश्मीर का इतिहास है। एक बात इसमें और भी महत्वपूर्ण है कि यह पहली पुस्तक थी संस्कृत भाषा की, जिसे आप ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं। ऐतिहासिक लेखन की प्रक्रिया के आधार पर इन्होंने पूरे कालक्रम को सजाते हुए लिखा है। तो संस्कृत भाषा का यह प्रथम ऐतिहासिक लेखन है, संस्कृत भाषा का। ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, प्राचीन भारत में से ये पूछा जाता है। अब अगला है, जैसे आप अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ये कनिष्क के राज्य कवि थे और उन्होंने और बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, जिसमें कि प्रमुख पुस्तक जो है बुद्ध चरित है, फिर सौंदरानंद है, उसके बाद सारीपुत्र प्रकरण है, इसके अलावा नीचे जो है चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज रासो के, ये इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और उन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। तो ये सभी पुस्तकें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और भी बहुत सारे प्राचीन भारत के पुस्तकों को आप देखेंगे, मैं होगा तो उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। जैसे कि बार बार पूछा गया है कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, शूद्रक का मृषकटिकम, उसी तरह से भास का स्वप्नवासव दत्ता, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। दंडी की 10 कुमार चरित, ये बार बार पूछी गई हैं, इसलिए इस पर आप फोकस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर सबसे पहले मैं बता दूं, इसका आंसर होगा WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम अधिवेशन। अब हम लोग थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसको हम कहते हैं, इसके बारे में जान लें। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एक संस्कृत कॉलेज था, सर गोकुल दास तेजपाल, ये संस्कृत कॉलेज का भवन था, वहीं पर इसकी प्रथम बैठक हुई, जिसको कि आप स्थापना की बैठक भी कह सकते हैं। इस संस्कृत कॉलेज भवन में इसकी बैठक हुई और 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। अब यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो वो WC बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक भी यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे, A.O. ह्यूम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और ये अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, और वो भारतीयों के बारे में इनका विचार अच्छा था और इन्होंने ये संस्था स्थापित की थी, A.O. ह्यूम महोदय ने। तो A.O. ह्यूम के बारे में भी आप जान लें कि A.O. ह्यूम के एक जीवनीकार थे जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी, उनका नाम था वेडनबर्न। इन्होंने क्या लिखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मूल रूप से अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई वह संस्था थी जिसमें कि भारत के उदारवादी वर्ग को इसमें इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया, और इसमें अंग्रेजों का स्वार्थ यह था कि कांग्रेस के द्वारा ही ये पता चल जाए कि भारतीयों का असंतोष कहां तक पहुंचा है। यानी कि अंग्रेज कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की तरफ यूज करना चाहते थे। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेफ्टी वॉल्व किसने कहा था कांग्रेस को? ये वेडनबर्न जो थे, इन्होंने ही कांग्रेस को
सेफ्टी वॉल्व भी कहा था। तो ये आप याद रखेंगे। और कांग्रेस की कुछ जो अध्यक्षता जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। 1885 प्रथम अधिवेशन, आप जान गए हैं, WC बनर्जी। उसी तरह से 1886 दादा भाई नौरोजी, यहां ऑप्शन में भी दादा भाई नौरोजी का नाम है। इन्होंने दूसरा अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था। इसी प्रकार से 1887 का जो अधिवेशन हुआ था ये महत्वपूर्ण है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम। ठीक है। उसके बाद 1888 भी देख लेते हैं लगे हाथ, जॉर्ज यूल, इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने की अध्यक्षता की थी। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहां पर ये हुआ था बंबई में, ये हुआ था कलकत्ता में, ये मद्रास में और ये इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से मैं बताऊंगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फासीवाद का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था। यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको पैटर्न पकड़ना है कि हर बार परीक्षा में 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है यूरोपीय इतिहास से भी डाल दिया जाता है, इसलिए आपको उसका भी कम से कम एक जनरल व्यू रहना चाहिए। तो आते हैं इस प्रश्न पर। फासीवाद जो है इसका जन्म, इसका आंसर होगा इटली। सबसे पहले हम जाने उस काल को जिस काल में फासीवाद की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। इसके बीच में यूरोप के मानचित्र पर 2 शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय होता है, एक इटली और दूसरा जर्मनी। इटली में जो फासीवाद के जनक थे वो इटली के तानाशाह थे जिनका नाम था मुसोलिनी। इसका नाम आपको याद रखना है, मुसोलिनी, जिसको कि वहां की जनता ड्यूस के नाम से जानती थी। और फांसी पार्टी का इन्होंने गठन किया था मिलान में। मिलान एक शहर है जो इटली में है, वहीं पर फांसी पार्टी, फांसी दल भी आप इसे कह सकते हैं, फासिज्म कह सकते हैं, बहुत कुछ नाम है। तो इसका गठन किया था। इसका जो सिद्धांत क्या था, ये उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित ऐसा सिद्धांत था जो युद्धोन्माद को बढ़ाता था और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में जो फ्रिक्शन बढ़ता है उससे संबंधित उन्माद ये बढ़ाता था। तो यहां पर उग्र राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ यह थ्योरी था। इसके अलावा आप यहां पर जर्मनी के बारे में भी देखिए, क्योंकि इटली और जर्मनी दोनों जगह 2 तानाशाह हुए और उन्हीं दोनों तानाशाहों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अब संभावी बना दिया। जर्मनी में जो तानाशाह हुए आप लोग उनका नाम बाखूबी जानते हैं, उनका नाम था हिटलर। और हिटलर की जो विचारधारा थी वह थी नाजीवाद। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। जिस प्रकार की फांसीवाद से जुड़ा हुआ इटली और फांसीवाद से जुड़ा हुआ है मुसोलिनी, ठीक उसी प्रकार जर्मनी से हिटलर जुड़े हुए हैं। जर्मनी के तानाशाह थे, चांसलर थे और उन्होंने नाजीवाद का सिद्धांत दिया था। नाजीवाद एक अति राष्ट्रवादी सिद्धांत था जिसमें कि हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जर्मनी की जो आर्य प्रजाति है वो ही सर्वश्रेष्ठ है और दुनिया पर राज करने के लिए वह पैदा हुई है। तो ये अतिवादी सिद्धांत था जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया को ले जाने का काम किया। तो ये नाजी पार्टी है। नाजी पार्टी का झंडा जो होता था लाल कलर का और उसमें ये स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता था। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ थोड़ा सा मैं एक और बात बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया 2 खेमे में बट गई थी। एक खेमा था मित्र राष्ट्रों का जिसमें कि ये दोनों देश थे, मित्र राष्ट्र, और ये दोनों जो देश आप देख रहे हैं इटली जर्मनी, इनका जो ग्रुप था वो था धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति। इसके साथ यहां पर जापान जुड़ा हुआ था, इधर रूस और अमेरिका इस खेमे में थे। पूरी दुनिया बट गई थी और जबरदस्त और भीषण दुनिया का सबसे ज्यादा संहार कारक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिसमें ये दोनों तानाशाहों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी। यहां पर 4 आंदोलन ऑप्शंस में हैं, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। तो यहां पर ऑब्वियसली निश्चित रूप से आंसर होगा होम रूल आंदोलन। तो सबसे पहले आइए, हमारा आंसर तो हम जान चुके हैं कि एनी बेसेंट जो थी वो होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। होम रूल आंदोलन के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इसमें मैं जोड़ लेना चाहूँगा। होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए 2 प्रमुख नेता थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में।
एक का नाम तो अभी आपने देखा, एनी बेसेंट, और एक थे तिलक। तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं में से, प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे, और इन्होंने ही कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज्य, ये शब्द आप देखें, यही स्वराज्य शब्द है होम रूल, यानी कि अपने गृह शासन की बात थी। अंग्रेजों से ये लगातार ये मांग कर रहे थे इस आंदोलन के माध्यम से कि भारत में जो शासन संचालन है उसका कार्यभार भारतीयों को सौंपा जाए, जहां की स्वराज्य हो, गृह शासन हो। तो इसमें ये दोनों नेता थे। एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की महिला थी और स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों की प्रेमी थी, और भारत आकर यह इन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था उसके बारे में जान लें। इन दोनों नेताओं ने अपना अपना होम रूल लीग स्थापित किया था, और उनका देखिए, तिलक महोदय जो है, इन्होंने होम रूल की स्थापना जो की थी अप्रैल 1916 में, इन्होंने पूना में होम रूल की स्थापना की थी। इनके दो समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी। इन्हीं दो समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने अपने होम रूल का प्रचार किया, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और एनी बेसेंट को देखें, इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। इनके दो समाचार पत्र थे, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दो समाचार पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने भी अपना आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट के बारे में और फैक्ट जान लें, ये एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, ये भी आप याद रखेंगे। 1917 में ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और भी यहां पर एक फैक्ट ये है कि इन्होंने अपना आंदोलन जो है 20 अगस्त 1917 को वापस भी ले लिया था। एनी बेसेंट ने क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि भारत राज्य सचिव जो अंग्रेजों के थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की थी, जिसमें उस घोषणा में उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द ऐसे अधिनियम लाएंगे जिस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन सौंपने का प्रयास किया जाएगा, ये प्रैक्टिस शुरू किया जाएगा। और इससे संतुष्ट होकर एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग आंदोलन 20 अगस्त 1917 को वापस ले लिया था। इसके अलावा थोड़ा सा फैक्ट्स यहां से भी हम लोग ले लें, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। चंपारण आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, और महात्मा गांधी के द्वारा भारतवर्ष में प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया था वो यहीं पर किया गया था। ये बिहार में था, ये चंपारण। और यहाँ के किसान थे रामचंद्र शुक्ल, जिनके आमंत्रण पर महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, और नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को इन्होंने देखा था और उससे उनको निजात दिलाने का प्रयास किया था। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन, जो कि आप इसका टाइमिंग देख लें 1920 से 1922, इसको भी आप ले लें। 1917 में यह हुआ था चंपारण, 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन अंग्रेजों की नीति के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में यह भी आंदोलन चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त 1942 में यह हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चूंकि हमारे कुछ दर्शकों और व्यूअर्स, सम्मानित व्यूअर्स का ये कहना है कि ये BHU BEd एंट्रेंस के सिलेबस और उसके रणनीति के बारे में एक वीडियो डालें, मैं बहुत जल्द ऐसा वीडियो डालने जा रहा हूं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। लगातार इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, ये सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये टू द पॉइंट सीधे आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी है। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।